आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि महिला के द्वारा 498 एक केस का किस प्रकार से मिसयूज किया जाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि 31 अगस्त 2023 को इससे संबंधित क्या जजमेंट आया है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अक्यूज्ड होता है वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है और उस पर 498 एक का केस किया जाता है और इसका किस प्रकार से मिसयूज किया जाता है, यानी कि किस प्रकार से दुरुपयोग किया जाता है। आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैन एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत एलएलबी लॉ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर अभी भी आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि यह मामला क्या था। उस मामले में यह होता है कि 2007 में यह मध्य प्रदेश का मामला है। 2007 में पति पत्नी की शादी होती है। शादी के कुछ दिनों तक वह सही तरीके से रहते हैं और उनमें किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है और झगड़ा हो जाता है। जो उसमें पत्नी थी वह टीचर थी और जो पति था वह फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था, वह एडिटिंग की जॉब करता था। जब उनके भी झगड़ा हो जाता है तो पत्नी अपने मायके चली जाती है और वहां पर जाकर एफआईआर दर्ज करवाती है कि मेरे देवर के द्वारा मुझसे कार की मांग की गई और देवर के द्वारा यह कहा जाता है कि जो ज्वेलरी थी, जो जेवर थे, उनको लॉकर में रख देते हैं, वहां पर वह सेफ रहेंगे। और यह कहते हुए पत्नी से वह देवर प्राप्त कर लेता है, उसे रख लेता है और कुछ दिनों तक तो पत्नी अपने सास और ससुर के पास रहती है और उसके कुछ दिन बाद वह अपने पति के पास मुंबई चली जाती है क्योंकि वह फिल्म इंडस्ट्री में काम करता था। जब एफआईआर लिखवाई जाती है तो पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि देवर उससे यह कहता है कि जो ज्वेलरी है वह हम लॉकर में रख देते हैं और इस बहाने से देवर के द्वारा सारी ज्वेलरी रख ली जाती है और मेरे से ले ली जाती है। यह एफआईआर में आरोप लगाया जाता है। देवर के द्वारा यह कहा जाता है कि जब आप मुंबई में जा रहे हो तो वहां पर अपना घर नहीं है, सारी ज्वेलरी लॉकअप में सेफ रहेगी। और पत्नी अपने पति के पास मुंबई में चली जाती है और जाने के बाद उसका पति उसके साथ मेंटली और फिजिकली टॉर्चर उसे करने लग जाता है। यह सारी बातें आरोप यानी एफआईआर में लिखवाई जाती है। एफआईआर में सास पर पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाया जाता है कि सासू मेरे से सोने की चेन की डिमांड करती है और सोने के इयररिंग्स की मांग भी करती है और साथ में 2 लाख रुपए कैश की मेरे से डिमांड की जाती है। यह एफआईआर में आरोप लगाए जाते हैं। और भी पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाए जाते हैं कि मेरे ससुराल वाले मेरे से गलत तरीके से बिहेव करते हैं। जब मैं मुंबई से अपने ससुराल गई तब वहां पर मेरे से एक पेन गेस्ट के रूप में बर्ताव किया जाता है, अलग से मेरे को कमरा भी नहीं दिया जाता है। और 2009 में एफआईआर में वह रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। 498 ए और 3/4 आईपीसी में एक एफआईआर दर्ज करवाई जाती है देवर, सास और पति के खिलाफ। एफआईआर दर्ज होने के बाद उस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आरोपियों को सेशन कोर्ट से इंटरिम बेल मिल जाती है। और जब आरोपियों को इंटरिम बेल मिल जाती है तो उनके द्वारा 482 सीआरपीसी में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की जाती है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में 2 मिसलिनियस रिट फाइल करते हुए जो एफआईआर होती है उसे क्वेश करने का प्रेर किया जाता है। जैसा कि मैंने पहले आपको यह बताया है कि इसमें एक आरोपी जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी होता है। जो देवर था वह जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। जब उन आरोपियों के द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक रिट फाइल की जाती है तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा उनकी रिट को खारिज कर दिया जाता है। जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा उनकी रिट को खारिज कर दिया जाता है तो उस खारिज आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। उसमें एक स्पेशल लीग पिटीशन दाखिल की जाती है। जब सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीग पिटीशन दाखिल की जाती है तो इसी दौरान ही न्यायालय में चार्जशीट पेश भी कर दी जाती है। अब हम आगे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या आर्गुमेंट किए जाते हैं और फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या जजमेंट भी दिया जाता है।
सुप्रीम कोर्ट में 2 अपील दाखिल की जाती है। इसके क्रिमिनल नंबर है 1456/2015, 1457/2015, अभिषेक वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। मैं आपको एक जानकारी और बता दूं कि जब एफआईआर लिखवाई जाती है तो उसमें और भी आरोप लगाए जाते हैं। पत्नी के द्वारा यह आरोप लगाए जाते हैं कि जब मैं अपने पति के साथ मुंबई में रहती थी तो मेरे पति के पास एक डायरी थी। उस डायरी के हाथ लगने पर उसमें मेरे को यह पता चला कि मेरे पति के और भी महिलाओं के साथ संबंध थे। यह आरोप लगाया जाता है। अब उसके बाद डिफेंस काउंसिल के द्वारा आर्गुमेंट किया जाता है और आर्गुमेंट में यह कहा जाता है कि जो पत्नी थी वह अपने ससुराल में केवल 2 महीने ही रही थी और बाकी दिन अपने पति के पास मुंबई में चली गई थी। और यह भी कहा जाता है कि पत्नी के द्वारा अपनी मर्जी से अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके चली गई थी। बिना बताए वह अपनी मर्जी से ही अपने पीहर में रहने लग गई थी। साथ ही साथ केवल त्योहारों पर ही अपने सास व ससुर से बातचीत हो पाती थी और बाकी मुलाकात नहीं होती थी। इस कारण से पति के द्वारा तलाक का केस भी कर दिया जाता है और जब तलाक का केस फाइल हो जाता है तो उसके बाद पत्नी के द्वारा 498 एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। साथ ही साथ आर्गुमेंट में यह भी कहा जाता है कि जो देवर जुडिशियल मजिस्ट्रेट था उसके खिलाफ पत्नी के द्वारा एक तो हाई कोर्ट में और एंटी करप्शन ब्यूरो में एक गोपनीय कंप्लेन भेजी गई थी और आगे जब केस चला तो उस महिला ने यह एडमिट किया कि वह शिकायत उसके द्वारा ही की गई थी। और इस प्रकार से आर्गुमेंट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट का भी हवाला दिया जाता है। वह मामला है कहकशान कोसर इलियास सोना वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसमें यह कहा गया है कि जो आरोप है वह साधारण व सामान्य प्रकृति का है तो वह नहीं चलेगा। दूसरा केस है प्रीति गुप्ता एंड अदर वर्सेज स्टेट ऑफ झारखंड। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि 498 के केस में सभी परिवार वालों को फंसाने की एक प्रथा सी बन गई है। और अभी एक लेटेस्ट जजमेंट आया है 482 सीआरपीसी के बारे में, मोहम्मद अली बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी दुश्मनी के साथ किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई है तो वह चलने योग्य नहीं रहेगी। और इस प्रकार से आर्गुमेंट में पूरे मामले को फर्जी बताते हुए चार्जशीट और एफआईआर को क्वेश करने की प्रार्थना यानी प्रेयर की जाती है। और अंत में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सारे फैक्ट को देखा जाता है और चार्जशीट में जो एविडेंस है उसको देखा जाता है, दोनों तरफ की आर्गुमेंट को सुना जाता है और अंत में फाइनली यह टिप्पणी की जाती है कि जो आरोप थे वह साधारण व सामान्य थे और देवर के खिलाफ जो गुमनाम शिकायत दर्ज कराई गई थी यह करते दुश्मनी का संकेत देने वाली परिस्थितियां हैं। और तलाक के बाद एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और यह भी कहा जाता है कि देवर के द्वारा कोई उत्पीड़न किए जाने का कोई विशेष उदाहरण का उल्लेख नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि जब तलाक के बाद पत्नी के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जाती है और गुमनाम शिकायत दर्ज करवाई जाती है तो उसे दुश्मनी के रूप में माना जाएगा और देवर के द्वारा उत्पीड़न किया जाता है उसका कोई रीजनेबल रीजन भी नहीं बताया गया। सास व देवर अलग अलग शहरों में रहते थे। पत्नी को कब प्रताड़ित किया गया, कैसे प्रताड़ित किया गया और कब दहेज की मांग की गई वह स्पष्ट तौर पर पूरी डायरी में कहीं पे भी उल्लेखित नहीं था। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण टिप्पणी यह भी की जाती है कि जो इस मामले में जो आरोप लगाए गए हैं वे सारे आरोप दूर की कौड़ी और असंभव साबित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रकार की टिप्पणी करते हुए उस एफआईआर और चार्जशीट को क्वेश कर दिया जाता है यानी कि खारिज कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से पत्नी के द्वारा 498A के मिसयूज को दर्शाया है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में जजमेंट दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। तो इस प्रकार के अगर आपको वीडियो अभी भी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं। और अभी अभी आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।